नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि प्रकाश और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं उत्सर्जन, जंतु तंत्रिका तंत्र और पादपों में समन्वय चैप्टर का ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो आप इस पूरे वीडियो तक बने रहें और ध्यान से इस वीडियो को देखें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके मैट्रिक के सवाल में 2026 एग्जाम में आने की पूर्णतः संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर अपोहन द्वारा पृथक करता है? कहने का मतलब जो कृत्रिम वृक्क है, किडनी है, वह जो डायलिसिस की प्रक्रिया होती है, जो किडनी होता है कृत्रिम, मतलब जो मशीन होती है, वह किसको निकालने का काम करती है? नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन या सभी को? तो जल्दी से इसका आप आंसर बताइए। आंसर क्या होगा? अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर में कौन सा होता है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन को निकालने का काम करता है। आंसर ए। आगे, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे? पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से या परिवहन से? जल्दी बताइए। तो देखिए, वृक्क का इंग्लिश होता है किडनी, किडनी है ना। और किडनी क्या करता है? रक्त जो होता है, ब्लड, उस ब्लड में से गंदगी को, कहने का मतलब अपशिष्ट पदार्थों को जो कोशिकाओं से आता है, उसको निकालने का काम करता है ना। तो उत्सर्जन है ना, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन। आगे चलते हैं। मानव में डायलिसिस थैली है कौन? बताइए। देखिए, हमारे जो किडनी होता है, वृक्क, उसमें बहुत सारे नेफ्रॉन कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन? नेफ्रॉन कोशिकाएं। 5 लाख से 10 लाख नेफ्रॉन कोशिकाएं पाई जाती है, जो क्या करती है कि मानव शरीर से जो भी रक्त होता है, वह रक्त नेफ्रॉन में जाता है। नेफ्रॉन में बोमेन संपुट, डीसीटी, पीसीटी, संग्राहक नलिका, ये सब पाए जाते हैं। और वहां से रक्त को छानकर उससे गंदे पदार्थों को यूरिनरी ब्लैडर तक भेज देते हैं, किडनी, है ना। और जो शुद्ध रक्त होता है, उसको फिर से पुनः शरीर में भेज दिया जाता है। चलिए, तो आपका आंसर कितना होगा? तीसरा का, नेफ्रॉन। चलिए आगे। निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग है? बताइए। चौथा क्वेश्चन, जल्दी बताइए। उत्सर्जी अंग, वृक्क, अग्नाशय, आंख, कोई नहीं। तो उत्सर्जी अंग कौन सा है? वृक्क। किडनी क्या करता है? उत्सर्जन करता है। आगे चलते हैं। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? पांचवा क्वेश्चन, बताइए। किडनी में क्या पाए जाते हैं? 5 से 10 लाख, हमने अभी आपको बताया था। तो नेफ्रॉन, है ना, नेफ्रॉन पाए जाते हैं। और इसी के अंदर ग्लोमेरुलस, बोमेन संपुट, ये सब पाए जाते हैं। और मूत्रवाहिनी जो है, मूत्र को किडनी से ढोने का काम करता है। सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ कचरा का उत्सर्जन होता है? जल्दी बताइए। छठा का, तो अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया, इनमें से सभी। तो ये सजीव जीवधारियों द्वारा नाइट्रोजनी पदार्थ कचरा, ये तीनों है। अमोनिया है, यूरिक एसिड है और यूरिया है, तीनों है। आंसर सभी होगा, है ना। आगे चलते हैं। मनुष्य में वृक्क संबंधी या वृक्क क्या करता है? पोषण करता है? जी नहीं। पोषण में तो हमारे अमाशय, अग्नाशय, छोटी आंत, ये सब मदद करते हैं। श्वसन करता है? नहीं। श्वसन में फेफड़ा मदद करता है। उत्सर्जन से? जी बिल्कुल, उत्सर्जन, है ना। उत्सर्जन ये गंदगी को बाहर निकालने का काम करता है। और परिवहन का काम कौन करता है? सबसे मुख्य अंग कौन सा है परिवहन का? हार्ट, दिल, है ना। आगे चलते हैं। पौधों में उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? गोंद है, टैनिन है, रेजिन है या सभी है? जल्दी बताइए। पौधों में उत्सर्जी पदार्थ, तो पौधों में उत्सर्जी पदार्थ कौन हो जाएगा? सभी, है ना, सभी होंगे। आगे हम लोग चलते हैं। प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है ना, बताइए। प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? तो प्रोटोजोआ प्रासरण के द्वारा, विसरण के द्वारा, अवशोषण के द्वारा या निष्कासन के द्वारा? 9 का कितना आंसर हो जाएगा?
9 का बी हो जाएगा विसरण के द्वारा। अब हम लोग जानते हैं विसरण होता क्या है। तो विसरण का मतलब होता है कि जब कोई अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ गमन करता है तो उसको विसरण कहा जाता है। जैसे अगर आप एक घर में अगरबत्ती एक कोने में जला देते हैं तो चारों तरफ घर के, है ना, वह अगरबत्ती का सुगंध फैल जाता है। क्यों? क्योंकि आपने जहां पर अगरबत्ती जलाया, मान लीजिए आपने यहाँ पे अगरबत्ती जलाया, तो यहाँ पर जो सांद्रता है, हवा में इसकी सांद्रता है वो बढ़ गई है और यहाँ यहाँ कम है, तो यहाँ से ये इधर इधर की ओर फैलेगी। यह क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। और इसी के द्वारा प्रोटोजोआ में उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन होता है। चलिए आगे चलते हैं। लैटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? पीपल में, पीला कनेर में, बरगद में, या इन सभी में? लैटेक्स कहाँ? तो 10 का डी, इन सभी में पाया जाता है। आगे चलते हैं। मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है? देखिए, गुर्दा, किडनी या वृक्क, ये तीनों एक ही चीज है। मानव गुर्दे का आकार गोलाकार नहीं होता है, आयताकार नहीं होता है, सेम के बीच के आकार का। किडनी कैसा होता है? ऐसा होता है ना, ऐसा होता है। ऊपर एक टोपीनुमा संरचना भी, एड्रीनल ग्लैंड पाया जाता है। किडनी कितने होते हैं? एक जोड़ी, यानी 2 की संख्या में होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित किसमें किण्वन की क्रिया होती है? किण्वन की क्रिया किसमें होती है, जल्दी बताइए। ईस्ट में, सभी जीवों में, पेशी कोशिकाओं में, माइटोकॉन्ड्रिया में, किसमें? ईस्ट में। 12 का बी आंसर। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन हेटेरोक्राइन ग्लैंड है? चलिए पहले ये बताइए, हेटेरोक्राइन ग्लैंड किसे कहते हैं? देखिए, हेटेरोक्राइन ग्लैंड 2 प्रकार के होते हैं, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक इंडोक्राइन ग्लैंड, है ना। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब होता है कि जो ग्लैंड डक्ट के जरिए हार्मोन छोड़ता है ना, जिसमें डक्ट में नाली होता है और हार्मोन छोड़ता है। और एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड जो कि रक्त में डायरेक्ट क्या करता है कि हार्मोन छोड़ देता है। तो जब दोनों काम होता है, डक्ट के जरिए भी और रक्त में भी डायरेक्ट छोड़ देता है, उसको हेटेरोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। बताइए, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? वृषण। 13 का सी आंसर, है ना, 13 का सी आंसर। क्योंकि वृषण क्या करता है, ध्यान से समझेंगे हम लोग। इसमें स्पर्म बनता है जो कि डक्ट के जरिए, सेमनीफेरस ट्यूब के जरिए जमा हो जाता है स्पर्म, सीमेन, है ना, है ना। और ये एक प्रकार का इंडोक्राइन ग्लैंड भी है, क्योंकि इसमें लीडिंग सेल पाई जाती है। और लीडिंग सेल से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, कौन? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण होता है। और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन वृषण से ही निकलता है, जो पुरुषों में पाया जाता है। आवाज का भारी होना, है ना, कंधे का चौड़ा होना, जननांगों में वृद्धि, ये किसका काम है? वृषण का काम है। वृषण से निकला टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का काम। आगे चलते हैं। मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? मानव मूत्र में यूरिया कितना प्रतिशत पाया जाता है, जल्दी बताइए। तो देखिए, मानव मूत्र में यूरिया जो है वह 2% पाया जाता है, सी आंसर होगा। लेकिन और हम लोग जान जाते हैं कि और क्या क्या। तो जल 95%, कितना? 95% पानी पाया जाता है मूत्र में। यूरिया 2%, जैसा कि यहाँ आपने देखा। NaCl मतलब नमक की मात्रा 0.6%, है ना, 6%। और पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट, सल्फेट इत्यादि कितने परसेंट? तो 2.3%। 2.3% कैल्शियम, पोटेशियम, फॉस्फेट, सल्फेट, ये सब पाए जाते हैं। चलिए बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से कहाँ संग्रहित होती है? जो किडनी से मूत्र बन जाता है वह कहाँ संग्रहित होता है? मूत्र मार्ग में, वृकाणु में, मूत्रवाहिनी में, या मूत्राशय में? वृकाणु मतलब नेफ्रॉन, है ना। मूत्र मार्ग में कैसे हो सकता है संग्रहित? मूत्रवाहिनी में नहीं, जैसा कि वाहिनी कहने का मतलब ये डक्ट होता है, सिर्फ पहुंचाने का काम करता है। आंसर आपका डी, मूत्राशय में। कहाँ? मूत्राशय में। लगभग 500 ml तक के मूत्र जमा होता है, उसके बाद मूत्र विसर्जन की
सोच होती है ना। चलिए आगे, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? मूत्र पीला किसके कारण होता है? क्रोमोप्लास्ट, यूरोक्रोम, क्लोरोप्लास्ट या ल्यूकोप्लास्ट? जल्दी बताइए। मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? 17 का। तो यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण। आप जानते होंगे कि क्लोरोप्लास्ट के कारण प्लांट में हरा रंग होता है, इसी में क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में, है ना। और क्रोमोप्लास्ट के कारण पत्तियों का रंगीन भाग निर्माण होता है, जैसे पंखुड़ी जो हो गया वो रेड है, तो रेड किसके कारण है? क्रोमोप्लास्ट के कारण। और ल्यूकोप्लास्ट ये जड़ उड़ में पाया जाता है, रंगहीन पौधे के जितने रंगहीन भाग हैं उनका निर्माण ल्यूकोप्लास्ट से हुआ होता है ना। तो आपका आंसर यहाँ पे यूरोक्रोम आ जाएगा। और एक और आपसे प्रश्न मैं पूछता हूँ, बताइए मूत्र में गंध किसके कारण होता है? गंध तो यूरोनोड के कारण। किसके कारण? यूरोनोड के कारण। यूरोनोड के कारण। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है? बताइए कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? फेफड़ा उत्सर्जी अंग है। कैसे? क्योंकि यह CO2 छोड़ने का काम करता है। वृक्क, किडनी है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है कि मैंने बताया कि यूरिया ये सब हानिकारक पदार्थ जो है शरीर से बाहर निकलता है, उत्सर्जी अंग है। अग्नाशय, जी बिल्कुल, अग्नाशय उत्सर्जी अंग नहीं है, यह पाचन में सहायता करता है और साथ ही इससे एंजाइम्स भी निकलते हैं और हार्मोन्स भी निकलते हैं। हार्मोन कौन कौन से बताइए? तो इंसुलिन, ग्लूकागोन, है ना। इंसुलिन से क्या होता है? इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। चलिए, और त्वचा, तो त्वचा भी उत्सर्जी अंग है। त्वचा से पसीना यानी कि जल उत्सर्जन होता है और ऑयल, और उसी पसीना में भी बहुत सारे पदार्थ होते हैं जो उत्सर्जी पदार्थ वे निकल जाते हैं त्वचा के द्वारा। चलिए, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है? बताइए, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है? किडनी से, फेफड़ा से, लीवर से, या इनमें से कोई नहीं? 19 का आंसर क्या होगा? 19 का आंसर होगा सी, यकृत से। कहाँ से? यकृत से, किडनी से, सॉरी लीवर से, है ना। और लीवर से यूरिया रक्त में प्रवेश कर जाता है और इसको निकालने का काम किडनी करता है। आगे चलते हैं। ग्लूकोज का पुनरावशोषण कहाँ होता है? PCT में, DCT में, हेनले लूप में, इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताइए। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 20 का PCT में। यहाँ पे जल का पुनरावशोषण होता है, जहाँ 70% पानी, लवण, ग्लूकोज, एमिनो एसिड और विटामिन का फिर से अवशोषण होकर रक्त में मिला दिया जाता है। और DCT में सोडियम, है ना, पानी और ये सब का अवशोषण होता है DCT में। लेकिन आंसर आपका PCT होगा। आगे चलते हैं। विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को क्या कहते हैं? है ना, विभिन्न क्रियाएं जो होती हैं, जैसा कि आपने पढ़ा पिछले वीडियोस में, मैंने बताया है, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए। वहां पे मैंने बताया कि जो भी हमारा शरीर ग्लूकोज और ऑक्सीजन कोशिकाओं में जाकर ऊर्जा का निर्माण करते हैं, उससे कुछ हानिकारक पदार्थ भी निकलते हैं, अपशिष्ट पदार्थ। उसको निकालने वाला तंत्र उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। आगे चलते हैं। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डायलाइजर, हीमोडायलाइसिस, डायलाइसेट या सेलोफोन? तो हीमोडायलिसिस कहलाता है ना। हीमोडायलिसिस की प्रक्रिया कहलाती है। आगे, प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? अवशोषण के द्वारा, निष्कासन के द्वारा, पराशरण के द्वारा या विसरण के द्वारा? जल्दी बताइए। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, विसरण के द्वारा। आगे, बबूल के पौधे में मुख्यतः कौन से उत्सर्जी पदार्थ निकलता है? रेजिन, टैनिन, लैटेक्स या गोंद? 24 का आंसर कितना होगा? डी, गोंद। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। जंतु तंत्रिका तंत्र से सवाल है। पहला, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? जल्दी बताइए पहला का। है ना, तो आंसर आपका होगा, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को द्रुमिका यानी साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहा जाता है। साइनेप्टिक क्लेफ्ट,
साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहा जाता है इंग्लिश में। चलिए आगे चलते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क या अनुमस्तिष्क? जल्दी बताइए। दूसरा का आपका हो जाएगा सी, अनुमस्तिष्क। यही जो अनुमस्तिष्क यानी पश्च मस्तिष्क जो होता है, यही शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, जिसमें कि सेरिबेलम जो कि चलने उलने को नियंत्रित करता है। आगे चलते हैं। पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क किसका हिस्सा है? अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, मध्य मस्तिष्क का, पश्चिम मस्तिष्क का या प्रमस्तिष्क का? जल्दी। तीसरा का हो जाएगा सी, पश्चिम मस्तिष्क का, जैसा मैंने अभी आपको बताया। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? वमन यानी उल्टी करना, चबाना, लार आना या हृदय का धड़कना? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हृदय का धड़कना। ये अनैच्छिक क्रिया नहीं, गलत हो रहा है यहाँ पे। हाँ, अनैच्छिक क्रिया नहीं, ऐच्छिक क्रिया नहीं है यहाँ पे, होगा है ना, ऐच्छिक क्रिया। ऐच्छिक क्रिया नहीं है। देखिए ऐच्छिक क्रिया है, सॉरी, यहाँ पे आपका चबाना आंसर हो जाएगा, है ना, यहाँ चबाना। क्योंकि देखिए यहाँ पे वमन उल्टी करना भी अनैच्छिक क्रिया है, लार आना अनैच्छिक क्रिया है, हृदय का धड़कना अनैच्छिक क्रिया है। इस पे हम लोग का नियंत्रण नहीं होता है। नियंत्रण किस पे हो सकता है? चबाना पे। अगर हम लोग कुछ खाएंगे तो चबाएंगे, और नहीं भी चबाने का मन रहेगा तो नहीं चबाएंगे, है ना। तो कंट्रोल किसको किया जा सकता है? चबाना को। आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। मेरु रज्जु निकलता है किससे? प्रमस्तिष्क से, अनुमस्तिष्क से, पॉन्स वेरलाई, पॉन्स से, मेड्यूला से? मेरु रज्जु किससे? 5 का आपका हो जाएगा डी, है ना, मेड्यूला ऑब्लोगांटा से। अब एक और बताइए, हृदय के धड़कने को कौन नियंत्रित करता है? मतलब अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है? मेड्यूला ऑब्लोगांटा, है ना। जो कि दिमाग जो होता है उसमें ऐसे होता है, ऐसा, जो कि रीढ़ की हड्डी तक जाता है, ऐसा, है ना। ये दिमाग है, मान लीजिए ये अग्र मस्तिष्क है, मध्य मस्तिष्क है, पश्चिम मस्तिष्क है। इसमें निम्न में से कौन सा अंग संवेदीग्राही नहीं है, जो संवेदनाओं को ग्रहण नहीं कर सकता है? कान, आंख, नाक, दिमाग? देखिए कान से सुनकर हम संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं, आंख से देखकर संवेदनाओं को, नाक से सूंघकर संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं, लेकिन दिमाग इन संवेदनाओं को क्या करता है? एनालाइज करता है। इसलिए ग्रहण नहीं करता, ये एनालाइज करता है। आगे चलते हैं। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? बताइए। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। क्या? न्यूरॉन। न्यूरॉन कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है दिमाग। तंत्रिका तंत्र में न्यूरॉन्स, पूरे शरीर में भी न्यूरॉन्स कोशिकाएं पाई जाती है, इसलिए कहीं पे चींटी काटने से हम लोग को तुरंत दर्द का अनुभव होता है। नेफ्रॉन, ये तो उत्सर्जन तंत्र का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, किडनी का। और ये सेरिब्रम, सेरिब्रम सोचने को नियंत्रित करता है, प्यार, घृणा, द्वेष, यादें, ये सब कहाँ होता है? सेरिब्रम में होता है, दिल में नहीं होता है ये सब। सेरिब्रम दिमाग का एक हिस्सा है, आगे वाला हिस्सा, इसी में ये सारी चीजें होती हैं। आगे चलते हैं। शरीर का संतुलन बनाए रखता है कौन? बताइए। सेरिबेलम, क्रेनियम, मस्तिष्क स्टेम या सेरिब्रम? मैंने अभी आपको बताया सेरिबेलम। कौन? सेरिबेलम, 8वां का ए आंसर। आगे चलते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? अस्थि कोशिका, पेशी कोशिका, न्यूरॉन कोशिका या मास्टर सेल? कौन? न्यूरॉन कोशिका, है ना। चलिए आगे चलते हैं। मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना है? जो मस्तिष्क का औसत भार है वो लगभग कितना होता है? 10 का? जल्दी बताइए। सी, 1.4 kg, लगभग 1.5 kg के लगभग होता है मानव मस्तिष्क का भार। मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए? बताइए। हृदय स्पंदन के लिए, हृदय के धड़कन के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए, सोचने के लिए, या इनमें से सभी के लिए? तो इनमें से सभी के लिए, है ना। चलिए आगे चलते हैं। सिनेप्टिक नॉब्स पाया जाता है किसमें? वृक्क में, मस्तिष्क में, अंडाशय में, न्यूरॉन में? 12 का डी, न्यूरॉन में। सिनेप्टिक नॉब्स कहाँ पाया जाता है? न्यूरॉन कोशिकाओं में। आगे, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? जल्दी बताइए। मांसपेशियों की कोशिका, रक्त कोशिका, तंत्रिका कोशिका या हृदय कोशिका? 13 का बी, तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन सेल।
मेरु रज्जु के आघात से क्या हो सकता है? तो देखिए, मेरु रज्जु के आघात से क्या हो सकता है? लकवा मार सकता है, पैरालिसिस हो सकता है ना। मधुमेह इंसुलिन की कमी से, बौनापन किन को होता है? ये जीएच हार्मोन की कमी से। और घेंघा रोग ये आयोडीन की कमी से होती है ना। थायरोक्सिन हार्मोन नियंत्रित करता है। आगे चलते हैं। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है बताइए? सेरिबेलम, सेरिब्रम, मध्य मस्तिष्क या इनमें से कोई नहीं? 15 का जल्दी बताइए। तो आंसर आपका क्या होने वाला है? सेरिब्रम, है ना। सेरिब्रम ज्यादा बड़ा होता है। इसमें यादें, घृणा, ये सब हमने बताया। इसका मैं एक सब्जेक्टिव भी लाऊंगा, है ना। लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप भी क्वेश्चंस लाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए इसको, वीडियो को। और कमेंट भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा वीडियो को, है ना। पादप हार्मोन, अब हम लोग चलते हैं पादप में समन्वय, है ना। पादप हार्मोन, चलिए पादप हार्मोन ऐसे कर लेते हैं। पादप हार्मोन का उदाहरण कौन है? पेप्सिन, एड्रेनलिन, ऑक्सिन या टेस्टोस्टेरोन? जल्दी बताइए। तो पेप्सिन तो पचाने में सहायता करता है, मानव में पाया जाता है। एड्रेनलिन भी और टेस्टोस्टेरोन भी। एड्रेनल ग्लैंड 3F कहा जाता है। चलिए, ये ऑक्सिन हार्मोन, ऑक्सिन हार्मोन आंसर होगा आपका। ये पादप हार्मोन है ना। पेड़ पौधों में पाया जाता है। चलिए आगे। ऑक्सिन है क्या? वसा है, एंजाइम है, हार्मोन है, कार्बोहाइड्रेट है? अभी बताया हार्मोन। आगे चलते हैं। जिब्रेलिन है क्या है? तो ये भी एक प्रकार का हार्मोन है। चलिए आगे। कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? ऑक्सिन नहीं, ये तो वृद्धि के लिए है। साइटोकाइनिन ये भी वृद्धि के लिए। जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड, जल्दी बताइए। चौथा का कितना आंसर हो जाएगा? चौथा का सी, एब्सिसिक एसिड। ये पत्तियों को मुरझाने, पतझड़ करवाने वाला हार्मोन कहलाता है, याद रखिएगा। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन किस चीज में मदद करता है? प्ररोह के अग्रभाग के लंबाई में वृद्धि, तने की वृद्धि के लिए, पादप के प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, इनमें से सभी। तो साइटोकाइनिन भी एक वृद्धि हार्मोन है और यह क्या करता है कि यह सभी कामों को करता है। 5 का डी आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। जड़ का अधोगामी वृद्धि है। जड़ देखिए, ऊपर की ओर प्लांट वृद्धि करता है, नीचे की ओर जड़। क्यों? प्रकाश अनुवर्तन के कारण। गुरुत्वानुवर्तन, रसायनुवर्तन, तो गुरुत्वानुवर्तन होगा, है ना। आंसर बी आपका हो जाएगा, छठा का। और प्रकाश अनुवर्तन पर जब पेड़ पौधे प्रकाश की तरफ गति करते हैं, मान लीजिए यहाँ सन है, यहाँ पे प्लांट है, तो इधर की ओर गति करेगा, है ना। इधर की ओर ज्यादा इसके तने जाएंगे, तो ये प्रकाशानुवर्तन कहलाएगा, है ना। और जलानुवर्तन, मान लीजिए कि एक प्लांट है और इसके जड़ जो है, यहाँ पे आप पानी डालते हैं तो इसके जड़ धीरे धीरे इधर की ओर गति करेंगे, यह क्या कहलाता है? यह जलानुवर्तन कहलाता है। आगे चलते हैं। पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? वृद्धि हार्मोन बताइए। जिब्रेलिन, एड्रेनलिन, इंसुलिन, थायरोक्सिन। तो ये तीनों हार्मोन मानव में पाए जाते हैं। जिब्रेलिन जो है यह पादप में पाया जाने वाला हार्मोन। इनमें से कौन पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन या साइटोकाइनिन? तो ये तीनों जो हार्मोन्स हैं ये मनुष्य में पाया जाता है। इंसुलिन मधुमेह रोग को नियंत्रित करता है ना। थायरोक्सिन ये आयोडीन को। एस्ट्रोजन महिलाओं की लैंगिक लक्षणों को नियंत्रित करता है। और साइटोकाइनिन ये पादप हार्मोन। आंसर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? बताइए कौन पादप हार्मोन नहीं है? ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन जो है यह एक पादप हार्मोन नहीं है। बाकी एथिलीन फलों को पकाता है। ऑक्सिन पेड़ पौधों की वृद्धि करता है, यह भी वृद्धि करता है ना। तो आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे। बीजांड की ओर परागनलिका की वृद्धि का कारण क्या होता है? हाइड्रोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, गुरुत्वानुवर्तन, फोटोट्रोपिज्म? 10 का आपका आंसर बी हो जाएगा, कीमोट्रोपिज्म। चलिए आगे चलते हैं। रसायनुवर्तन होगा उसका हिंदी। लैटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? 11 क्वेश्चन नंबर। पीपल में, बरगद में, पीला कनेर में, इनमें से सभी में? तो आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी में। फल पकाने वाला हार्मोन, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, बताइए जल्दी। एथिलीन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन? कौन हो जाएगा? एथिलीन। एथिलीन एक प्रकार का गैस भी माना जाता था, लेकिन अब इसको हार्मोन मान लिया गया है। एथिलीन फलों को पकाने में मदद करता है। प्रकाश की ओर
प्ररोह की गति क्या कहलाती है? बिल्कुल हल्का सवाल है। प्रकाशानुवर्तन, डी आंसर। निम्नलिखित में कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है? तो देखिए, फल की वृद्धि, फूल की वृद्धि नहीं, जड़ की वृद्धि। जड़ की वृद्धि क्या है? गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? बताइए। एड्रिनल, थायराइड, पीनियल, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीनियल ग्लैंड है ना। और पीनियल ग्लैंड जो है मेलाटोनिन हार्मोन निकालता है, जो यौन परिपक्वता को बढ़ाता है ना। और साथ में यह नींद से जगाने का काम करता है। जैसे आप हमेशा 6 बजे उठ जाते हैं, किसके कारण? ये मेलाटोनिन हार्मोन के कारण, जो पीनियल ग्लैंड से निकलता है। आगे पादप हार्मोन का एक उदाहरण है। देखिए, ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ना। तो यहाँ पे ये आंसर होगा IAA है ना। ये किसके लिए स्टैंड करता है? तो इंडोल एसिटिक एसिड, यह एक ग्रोथ हार्मोन के जैसा काम करता है। 16 का ए आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। पादप हार्मोन कहलाते हैं। पादप हार्मोन को और क्या कहते हैं? तो फाइटो हार्मोन है ना। फाइटो हार्मोन कहा जाता है। 17 का बी आंसर हो जाएगा। वह हार्मोन जो पौधों में कोशिका विभाजन को रोकता है, उसको क्या कहते हैं? जल्दी बताइए। 18 का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। तो ऑक्जिन वृद्धि करता है, एथिलीन फलों को पकाता है ना। और ये जो है साइटोकाइनिन वृद्धि करता है। एब्सिसिक एसिड आपका आंसर होने वाला है डी। तो वीडियो आपको कैसा लगा बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और है ना वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, है ना। और दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और कमेंट भी जरूर से कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट करिए वीडियो कैसा लगा, और खूब अच्छे से तैयारी कीजिए। धन्यवाद।